नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रिया गौर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। MIT तिरहुत स्नातक उपचुनाव के मतगणना केंद्र पर गिनती देर शाम तक चलती रही। प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ती रही। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर मोहल्ले से शादी के 15 दिन बाद दुल्हन 15 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए नगद के साथ प्रेमी संग हुई फरार। और MBBS के नामांकन के नाम पर छात्रा से ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को झारखंड पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर MIT मतगणना केंद्र पर देर शाम तक गिनती जारी रही। जीत हार की चर्चा हर कोई कर रहा है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के उपचुनाव की मतगणना सोमवार की सुबह MIT कॉलेज के प्रशासनिक भवन में शुरू हो गया है। 18 में से जिस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा वह पहली बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्षों बाद नया चेहरा इस पद को संभालेगा। यह इसलिए कि वर्ष 2002 से देवेश चंद्र ठाकुर लगातार यहां से विजयी रहे थे। इससे पहले राम कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था। मतगणना कार्य के सफल और सुचारू संचालन के लिए समरनालय सभागार में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन कर सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया गया था। मतगणना कार्य के लिए 20 टेबल बनाए गए हैं। मतगणना में प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण पूर्व में ही दिया जा चुका है। उन्हें भी आयोग की मार्गदर्शिका के अनुसार संपूर्ण जानकारी दी गई है। उप जनसंपर्क निर्देशक प्रमोद कुमार ने बताया कि MIT में बनाए गए मतगणना केंद्र पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती है। अनधिकृत प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है। पास धारक लोगों को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा। MIT के प्रशासनिक भवन में मतगणना का कार्य ससमय शुरू हो गए हैं और यहाँ पर सभी जो मतगणना कर्मी हैं अपने अपने टेबल पर उपस्थित हैं। 20 टेबल बनाए गए हैं मतगणना कक्ष में और सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं और सभी अपने अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और मतगणना का कार्य सुचारू रूप से शांतिपूर्ण रूप से चल रहे हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर मोहल्ले से शादी के 10 दिन बाद दुल्हन 15 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख नकदी लेकर अपनी प्रेमी के संग फरार। शादी के मात्र 10 दिन बाद ही नवविवाहिता दुल्हन अपने ससुराल से 15 लाख से अधिक के गहने और 2 लाख रुपए नगद लेकर ससुराल से प्रेमी संग फरार हो गई है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर इलाके का है। जब काफी खोजबीन करने के बाद भी नई नवेली दुल्हन का पता नहीं चल सका तो उसके पति राहुल ने काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाई है। काजी मोहम्मदपुर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर नगर DSP सीमा देवी ने बताया कि माड़ीपुर के रहने वाले युवक की शादी बीते 25 नवंबर को वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। वह अपने ससुराल से अपनी दुल्हन को विदा करवाकर अपने घर लाया। दिनांक 5 नवंबर की दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में उसके घर से सारा जेवर जिसकी कीमत करीब 15 लाख से अधिक है और 2 लाख नकदी लेकर फरार हो गई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 25 नवंबर 2024 को एक शादी हुई और जहां तक हमें परिवारजनों द्वारा घटना की विस्तृत जानकारी दी गई है, वो लड़की किसी और अन्य प्रेमी से बात कर रही थी लगातार और अभी 2 दिन पहले ही वो अपने साथ कुछ जेवरात और कैश लेके अपने पूर्व प्रेमी के साथ फरार हो गई है, जिसका हमने
काजी मोहम्मदपुर थाना में 112/24 कांड दर्ज किया है और हम उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं। लगातार उस पर काम किया जा रहा है। CDR वगैरह पे हम एनालाइज करके जल्दी ही हमारी कोशिश है कि हम लड़की को बरामद कर देंगे। सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद गांव से लकड़ी चुनने गई 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद गांव से 4 लड़कियां घर से खाना बनाने के लिए गांव से लकड़ी तोड़ने के लिए गई थी। उसके बाद देर रात्रि तक भी वापस अपने घर नहीं लौटी। हालांकि इसकी सूचना मिलने के बाद परिजनों ने पूरे गांव और आसपास के गांव में भी छानबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। चारों लड़कियां नाबालिग हैं। लड़कियों के लापता होने के बाद से परिजन किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। चारों लापता लड़कियों के परिजनों का कहना है कि देर रात तक जब बच्चियां घर नहीं पहुंची तो हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों से भी पूछताछ की और आसपास के गांव में भी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद हम लोग सकरा थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना दिए। वहीं पूरी घटना को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद का मामला है। चारों लड़कियां आपस में मित्र हैं, यह पता चला है। इस पर छानबीन और अनुसंधान चल रहा है। यह सभी ढोली स्टेशन से कहीं बाहर चली गई है। बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हथौड़ी से भी 3 लड़कियां जा रही थीं, जिसको हम लोगों ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से डिटेन किया था। वरीय पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें RPF और GRP के भी अधिकारी शामिल हैं। गांव का मामला है और ये चारों जो लड़कियां आपस में एक दूसरे की मित्र थीं, एक दूसरे की सहेली थीं, तो हम लोग इस पर आवश्यक छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। ये पता चला है कि ढोली स्टेशन से ये लोग कहीं बाहर एक साथ चली गई हैं। तो किस कारण से गई हैं, क्या कर रही हैं, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बरामदगी यथाशीघ्र हो सके। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा है कि इनके जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये तो पूरा अनुसंधान करके ही बताया जाएगा। ये हो सकता है कुछ दिन पहले हथौड़ी से भी 3 लड़कियां जा रही थी, जिनको हम लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे हम लोग उनको डिटेन किए थे। तो वो उससे ये पता चला कि वो लोग किसी फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। तो कुछ भी हो सकता है, अनुसंधान के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ये क्यों और कहाँ जा रही थी। टीम वगैरह बनाई गई इसमें? बिल्कुल, इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के ही निर्देशन में, मेरे अनुश्रवण में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें कि उस टीम में कुछ RPF के भी लोग हैं, GRP के भी लोग हैं। प्रभु श्री राम और सीता के विवाह पश्चात पूरे धूमधाम से चौठारी पूजन की गई। साहू पोखर सेवा दल के द्वारा अर्धनारीश्वर रघुनेश्वर महादेव मंदिर लकड़ीढाई नदी तट पर मंदिर पर चौथारी करने के बाद हवन करके श्री राम विवाह उत्सव यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। राम जी का बारात निकला। बारात में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के साथ समस्त मोहल्लावासी ने बाबा गरीबनाथ मंदिर के लिए बारात निकाली। रात्रि 8 बजे से पूरा रात विधिवत जैसे मेहंदी, हल्दी, मरवा मटकोर, अष्टयाम या राम धुन, उसके बाद राम विवाह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बारात में राम सीता जी की झांकी को बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके मंदिर में विवाह कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें पहले जयमाला, उसके बाद पूरी विधिवत शादी हुई और कन्यादान किया गया। मुख्य रूप से बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत व शाहू पोखर सेवा दल के मुख्य संरक्षक महंत अभिषेक पाठक, संरक्षक सम्राट, अध्यक्ष गोलू सिंह, उपाध्यक्ष रावघर ठाकुर, संरक्षक ऋषु आकाश महाराज, शिव सेवक श्रवण कुमार, अवनीश सिंह, रोहित पटेल, बम्बम शाही, रिकी शाह, विनोद चौधरी, विकास सनातनी, मुन्ना मिश्रा, रजक उपस्थित थे। आज श्री राम विवाह का चौठारी पूजाएगा लकड़ीढाई मंदिर में, जिसमें विधिवत हम लोग पूजा करके उनका विवाह का हर एक विधि होता है। जैसे कि पहला दिन अभिषेक हुआ बाबा का, उसके बाद आपको मटकोर हुआ, हल्दी हुआ, मेहंदी हुआ, उसके बाद मटकोर निकाल के हम लोग जो बाबा भगवान का विवाह में शादी विवाह भोज होता है वो सब करते हैं हम लोग। उसके बाद जाम हुआ वहाँ मंदिर पे, फिर आपको विवाह का पूरा आयोजन करते हुए बारात निकाले हम लोग, झांकी बना राम सीता जी का विवाह बारात निकाल के हम लोग आए गरीबनाथ मंदिर पर। यहाँ विधिवत पूजा हुआ, फिर यहाँ से ले जाकर दूल्हा लगाए और विवाह कीर्तन का आयोजन करते हुए विवाह का हर एक विधि
जैसे कि जयमाला, आपको गठजोड़, कन्यादान, सिंदूरदान में हम लोग का भी होता है और सारा विधिवत यहाँ हुआ है। सिकंदरपुर स्थित गौशाला परिसर में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा गौशाला समिति की ओर से भागवत कथा सुनाई जाएगी। 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सिकंदरपुर स्थित गौशाला परिसर में संगीतमय कथा होगी। इस मौके पर शहर में पहली बार 108 श्रीमद् भागवत पोथी पूजन व मूल पाठ का वाचन वृंदावन से आने वाले 108 आचार्य करेंगे। भागवत उपासक ब्रजेश महाराज जी भी आ रहे हैं। वे यहाँ 7 दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा सुनाएंगे। इसकी तैयारी के लिए सिकंदरपुर गौशाला में बैठक हुई। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौदार, अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्याम भरतिया, गौशाला के सचिव कृष्ण मुरारी भरतिया, उर्मिला बंका, वरुण अग्रवाल, गरीबनाथ बंका, सज्जन शर्मा व विवेक अग्रवाल मौजूद थे। मुजफ्फरपुर गौशाला सिकंदरपुर परिसर में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक बृहत भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 40 वर्षों के पश्चात मुजफ्फरपुर शहर में पहली बार 108 पोथी जजमान कथा का आयोजन किया जा रहा है। 40 वर्ष पूर्व संत श्री डोंगरे जी महाराज के द्वारा मुजफ्फरपुर में कथा का आयोजन हुआ था। उसके बाद यह कथा हो रही, इतने समय के पश्चात यह कथा हो रही। इसमें 108 पोथी जजमान बैठेगी, जिसमें कि उसके लिए सभी के लिए 120 पंडित जी पोथी का पाठ करने वाले, संस्कृत मूल पाठ होगा, वो वृंदावन से आ रहे हैं। जो यहाँ 18 तारीख से 24 तारीख तक होगी। 17 तारीख को हम लोग इनकी शोभा यात्रा निकालेंगे बाबा गरीब स्थान मंदिर से, जो कि वहां से चल के गौशाला परिसर में आएगी। सूतापट्टी होते हैं। 108 इसके अंदर जजमान हैं और 108 भागवत पोथी साथ में लेके चलना है। एमबीबीएस के नामांकन के नाम पर छात्रा से ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को झारखंड पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एमबीबीएस में नामांकन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले के मामले में झारखंड की विशेष पुलिस टीम ने रविवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाके में छापेमारी कर आरोपित निशांत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। रांची के जगन्नाथपुर थाने की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि रांची की टीम उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। छापेमारी में सदर थाने की पुलिस भी सहयोग कर रही थी। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने आरोपित निशांत की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। इसके पूर्व शाम में टीम काजी मोहम्मदपुर आने की पुलिस के साथ मिलकर दामूचक शिवपुरी इलाके में छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस का कहना है कि निशांत कुमार की तलाश में झारखंड की रांची की विशेष टीम यहां आई थी। शिवपुरी में वह नहीं मिला, जो पता दिया गया था उस पर भी वह नहीं था। इसी बीच गोबरसही में उसके ठिकाने का पुलिस को पता चला। इसके बाद टीम वहां पहुंचकर छापेमारी कर उसे दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि रांची के हटिया इलाके की एक छात्रा के एमबीबीएस में नामांकन का झांसा देकर 19 लाख की ठगी कर ली गई थी। मामले में छात्रा के पिता ने इसी साल मई में रांची के जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया गया कि 2022 के सितंबर में आकाशवाणी पटना में एक सहकर्मी ने उनका परिचय निशांत कुमार सिंह से कराया था। उस दौरान निशांत ने बताया था कि वह रांची दूरदर्शन में कार्यरत एक कर्मी की बेटी का नामांकन मेडिकल कॉलेज में करा रहा है। उसी बात पर छात्रा के पिता ने उससे अपनी बेटी का मेडिकल में नामांकन की बात कही। नामांकन कराने के लिए छात्रा के पिता ने जीपीएफ से 6 लाख तथा बैंक से 13 लाख मिलाकर कुल 19 लाख रुपए आरोपित निशांत के विभिन्न खातों में डाले। काफी दिन के बाद भी जब नामांकन के बारे में जानकारी नहीं मिली, तब निशांत से जानकारी ली गई। उसने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से आपकी बेटी का नामांकन नहीं हो पाएगा। तब आरोपित से रुपए लौटाने को कहा, लेकिन रुपए नहीं लौटाया। तब मामला दर्ज कराया गया। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। रांची डिस्ट्रिक्ट से जगन्नाथपुर थाना की पुलिस टीम आई थी। उनका एक केस था 209/24, धोखाधड़ी का केस था।
उसमें एक अभियुक्त था जो सदर थाना अंतर्गत था, निशांत कुमार। उसका गिरफ्तारी में सहयोग की मांग की है, जिसका लोक में गश्ती गाड़ी टीम उनके साथ सुपुर्द दिया गया और जिसके सहयोग से उनके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। क्या था सर पूरा मामला? सर पूरा मामला तो नहीं, बस धोखाधड़ी का केस था। कोई किसी को मेडिकल एडमिशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया था, उसी का केस था। उसे कितने लाख का सर कुछ ऐसे और तो कुछ डिटेल बताया नहीं है। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेकिन छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर क्लब में 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रानी सती मंदिर की ओर से श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। श्री रानी सती दादी मंदिर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट और प्रबंध समिति एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण एक संयुक्त बैठक आज दादी धाम सिकंदरपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्याम भीमसरिया द्वारा की गई। इस कार्यक्रम के संयोजक गरीबनाथ बंका के द्वारा सभी कार्यक्रम की जानकारी दी गई। यह भव्य श्री राम कथा का आयोजन दिनांक 12 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार से शुरू होगी। यह कथा 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार को समापन कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत 12 दिसंबर 2024 को मानस कथा व्यास श्री मुरलीधर जी महाराज का स्वागत नगर के मुख्य द्वार श्री राम दयालु नगर के पास किया जाएगा एवं 12 दिसंबर 2024 को प्रातः 9 बजे बाबा गरीबनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि सरियागंज सूतापट्टी होते हुए मुजफ्फरपुर क्लब को जाएगी, जहां कथा स्थल पर 1 बजे से भव्य श्री राम कथा का कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जो कि प्रतिदिन शाम 5 बजे तक होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए हैं कि मुजफ्फरपुर की धरती पर भव्य श्री राम कथा
श्रद्धेय मुरलीधर जी महाराज के द्वारा 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगी। इसका आयोजन का स्थल हम लोगों ने मुजफ्फरपुर क्लब रखा है और इस कथा में रानी सती मंदिर परिवार पूरे जोर शोर के साथ लग करके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगा हुआ है। इस कथा को हमारे डिब्रूगढ़ आसाम से आए हुए परिवार के सदस्य हजारीमल जी पुरुषोत्तम लाल जी देवड़ा के सौजन्य से यह कथा की जा रही है और यह कथा बहुत भव्य होगी, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। पूरी टीम हमारी जो मंदिर परिवार की है वो मंदिर परिसर से लेकर के मुजफ्फरपुर क्लब तक दिन रात एक करके संपूर्ण व्यवस्थाओं को करने का काम कर रही है। इस कथा का जो मुख्य आकर्षण जो 2-3 होगा वो ये होगा कि हम लोग कथा के पूर्व जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनके परिवार में हम लोगों ने एक रामायण की पुस्तक घर घर जाके हमारे मंदिर परिवार के सदस्यों ने पहुंचाई। हम लोगों ने किसी अन्य माध्यम से न भेज करके स्वयं अपने परिवार के मंदिर परिवार के लोग घरों में जा जाके और वितरण का काम रामायण का किया है। दूसरा एक हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। ये प्रेरणा कहीं न कहीं हमारे पुरुषोत्तम लाल जी देवड़ा से हम लोगों को प्राप्त हुई कि अमूमन में यह होता है कि कथा समाप्ति के बाद समाज का कुछ भोज प्रसाद वगैरह हम लोग करने का काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि अगर इस आयोजन को कथा प्रारंभ होने के पहले दिन अगर किया तो उससे क्या होगा कि समाज के उतने लोग प्रतिदिन हमारे उस कथा से जुड़ सके। इसलिए हम लोगों ने प्रसाद के साथ साथ समाज के गणमान्य लोगों को सम्मान देने का भी एक आयोजन हम लोगों ने 11 तारीख को तय किया। दूसरा है कि 12 तारीख को जो कथा प्रारंभ होगी तो कथा प्रारंभ होने के पहले बाबा गरीबनाथ के मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकल के टावर होते हुए सूतापट्टी होते हुए बैंक रोड होते हुए कंपनी बाग में मुजफ्फरपुर क्लब तक वो शोभा यात्रा जाएगी और उसके बाद हम लोगों के गुरुजी के जो कथा वाचन है वो दोपहर 1 बजे से और प्रतिदिन संध्या 5 बजे तक उनका जो है सो राम कथा का वाचन उनके द्वारा किया जाएगा। हम लोग मंदिर परिवार के लोग, देवड़ा परिवार के लोग, सब लोग हम लोग मुजफ्फरपुर के लोगों से यह आह्वान करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का श्रवण कीजिए। यह हम लोगों के लिए बहुत भाग्य की बात है कि भारत के विख्यात शिरोमणि राम कथा वाचक मुरलीधर जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो इसको आप लोगों के माध्यम से लोगों तक यह बात पहुंचे कि इस कथा को मिस नहीं करना है, कथा जरूर सुननी है। इसी संदर्भ में आज हम लोग आप लोगों के साथ ये वार्ता कर रहे हैं। हम लोग आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि प्रतिदिन हमारे कथा के लिए मुजफ्फरपुर की जनता को अवगत कराते रहिए, जिससे कि जो है जो लोग हमारे यहाँ कथा आकर सुनते हैं उनको तो श्रवण करने का मौका मिलेगा ही, जो किसी वजह से नहीं आ पाते हैं उनको भी जो है आपके माध्यम से उनकी कथा का श्रवण करने को मिलेगा, तो उससे हम लोगों के साथ साथ आप भी पुण्य के भागी होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी की जन्म दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के 78वें जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में सोमवार को जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जश्न मनाया। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, फोर्ब्स सूची में अनेकों बार विश्व की सबसे सशक्त महिला के रूप में अपनी जगह बनाने वाली सोनिया गांधी कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रही। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा, 2004 और 2009 में केंद्र में सरकार बनाने में उनकी भूमिका प्रमुख रही। वहीं जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा सोनिया गांधी के विदेशी होने का सवाल उठा रही थी, तो भाजपा के ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मीडिया में जवाब देते हुए कहा कि सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और हमारे देश की बहू है, उनमें भारतीय संस्कार है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा
सीपीपी चेयरपर्सन, त्याग तपस्या की मूर्ति, सांसद राज्यसभा आदरणीय सोनिया गांधी जी की 78वीं जन्मदिन जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आज मनाई गई है। सोनिया गांधी जी अपने जीवन काल में जो दुख के घड़ी में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी के शहीद के बाद सोनिया जी को प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता चुने जाने पर वह साफ इनकार कर दी 1991 में कि हमको प्रधानमंत्री पद नहीं ग्रहण करना है, और वह चुपचाप बेलूप होकर अपने दोनों बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ वह एकदम गुमनाम जिंदगी जीने लगी। उसके बाद 98 में जब कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर वह 98 में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की बनी। हिंदू वाहिनी के नेता चंद्रकिशोर प्रासर ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से आंदोलन करने वाले इस्कॉन के स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने का एक और प्रयास है, जिसकी हम निंदा करते हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने मांग की है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित करे और बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बाध्य करे। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, अधिवक्ता लल्लन कुमार झा, अधिवक्ता संजय कुमार, अधिवक्ता जितेंद्र सिंह सनातन, आदित्य एवं अन्य उपस्थित थे। बांग्लादेश में हिंदू समाज पिछले कई दशकों से धार्मिक अत्याचार, मंदिरों पर हमले, महिलाओं पर अत्याचार और संपत्तियों की लूट का सामना कर रहा है। स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी ने ऐसे अन्याय का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग की। उनकी गिरफ्तारी ने बांग्लादेश के हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। जैसे भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के माध्यम से बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करने का एक सराहनीय कदम उठाया है, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश का मुद्दा नहीं, बल्कि हिंदुओं के अस्तित्व, मानव अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का संवेदनशील विषय है। यदि इन अत्याचारों को नहीं रोका गया तो इसका असर भारत पे भी पड़ेगा। इसलिए हिंदू जन जागृति समिति ने भारत सरकार से कड़े कदम उठाने और निर्णायक भूमिका निभाने की अपेक्षा व्यक्त की है। पिछले 4 महीने से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है। जब से वहां की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना जी अपदस्थ हुई हैं तब से, और अब तो मंदिरों में आग भी लगाया जा रहा है। मंदिरों को पहले तोड़ा जाता था, लेकिन कल रात को भी एक मंदिर में आग लगाया गया है और मंदिर के जो संत महंत होते हैं उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा डाल के और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में इस्कॉन के क्रांतिकारी जो डिवोटी हैं स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी, उनको गिरफ्तार किया गया है। आज 4 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भेजा है मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि चिन्मय दास जी को रिहा किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ये दबाव डाले और अल्पसंख्यक हिंदुओं की वहाँ सुरक्षा हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाए। वहाँ आवश्यकता हो तो शांति सेना को भेजा जाए यूएनओ के द्वारा, और वहाँ के लिए अल्पसंख्यक संरक्षण नीति बांग्लादेश बनाए। इसके लिए भारत एक लॉबिंग करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो उनके मित्र देश हैं
उस लॉबी के माध्यम से बांग्लादेश पर ये अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम बनाने का दबाव डाले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।